नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इजराइल की और दुनिया की एक बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, उसने अपनी एक फैसिलिटी को न्यू दिल्ली में ओपन किया जिसका नाम उन्होंने एरोस्पेस सर्विस इंडिया रखा। और ये बेसिकली एक तरह की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने वाली फैसिलिटी है जो कि इजराइल के हथियार जो कि भारत में यूज़ किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट, उनसे जुड़े हुए अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट या फिर आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं वो इस फैसिलिटी के अंदर आने वाले दिनों में रिजॉल्व किए जाएंगे। तो इस फैसिलिटी के इनॉग्रेशन के वक्त में यहाँ पर इस कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO जिनका नाम है बॉयज लेवी, वो भारत आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर प्रेस को संबोधित करते हुए भारत के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की, भारत के डिफेंस से रिलेटेड बढ़ते हुए एक्सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर इच्छा जाहिर की कि वो भारत के साथ मिलकर के एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो कि मेनली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हालांकि भारत ने और इजराइल ने मिलकर के कुछ सालों पहले इसी तरह का एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप किया था जिसका नाम बराक 8 या फिर भारत में उसको MR-SAM के नाम से जाना जाता है, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये एक बहुत इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम है और इसका एक्सपोर्ट भी किया गया, हमारी तीनों सेनाएं इसको यूज़ भी करती हैं। बट इस कोलैबोरेशन के वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे भारत का इजराइल के प्रति जो भरोसा था वो कुछ हद तक यहाँ डगमगाया। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल ने यहाँ पर भारत को कुछ हद तक धोखा दिया था। तो आज के हमारे इस सेशन में हम इस बराक 8 मिसाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस डिस्प्यूट के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि भारत और इजराइल के बीच में हुआ और भारत को आने वाले दिनों में इस तरह के कोलैबोरेशंस को करते वक्त क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, यही सब चीज़ें हम अपने आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, वैसे तो भारत और इजराइल के बीच में डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और आज के दिन में इजराइल भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है। वो बहुत तरह के हथियार, बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ ये सब भारत को देता है। जो रिश्ता कभी भारत और रशिया का हुआ करता था वो रिश्ता आज के दिन में भारत और इजराइल का है। सो यहाँ पर इजराइल के बहुत सारे वेपन्स भारत यूज़ करता है, जैसे कि अगर बॉम्ब्स की बात की जाए तो स्पाइस 200 और क्रिस्टल मेज बॉम्ब्स जो है वो इजराइल से भारत लेता है। इसके अलावा स्पाइडर डिफेंस सिस्टम और बराक डिफेंस सिस्टम ये दोनों इजराइल के हैं। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स में पाइथन और डर्बी मिसाइल ये हम यूज़ करते हैं। तो कई तरह के वेपन्स जो हैं वो इजराइल से हम लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं। कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ हम इजराइल से जो है प्रोक्योर करते हैं, जैसे कि जो फैल्कन रडार है वो भी हमने इजराइल से प्रोक्योर किया हुआ है। तो इजराइल और भारत का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत अच्छे स्केल पर है। भारत की कंपनीज भी इजराइल के साथ बहुत लार्ज स्केल पर डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेट करती रहती हैं, जैसे कि BEL है या फिर भारत डायनामिक्स है, कल्याणी डिफेंस सिस्टम्स है। कई तरह की कंपनीज है जो कि डिफेंस में भारत और इजराइल की जो रक्षा सहयोग है उसको बढ़ाती हैं। इसके अलावा भारत की कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इजराइल के साथ मिलकर के काम करते हैं। रिसेंटली इजराइल की IAI ने कोलैबोरेट किया है IIT दिल्ली के साथ, जहां दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर के अप्लाइड साइंसेस की फील्ड में रिसर्च वर्क करने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इजराइल के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करते हैं और वर्क भी करते हैं। अगर वेपन्स की बात की जाए तो हम इजराइल के वेपन्स ज़्यादातर हमने 1999 के बाद परचेज किए हैं, क्योंकि 1999 कारगिल वॉर में इजराइल ने भारत की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद की थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कई तरह के वेपन्स को प्रोक्योर करने में और कई तरह के जो सॉल्यूशंस थे, जैसे कि वहाँ पर मिराज में उस समय में स्पाइस 2000 बॉम्ब को इंटीग्रेट करना था और लेज़र बॉम्ब था उसको इंटीग्रेट करना था, तो वहाँ पर इजराइल ने भारत की मदद की थी। तो इस तरह के बहुत सारे सपोर्ट इजराइल ने 1999 कारगिल वॉर में भारत को दिए थे। तो उसी के बाद हमने बहुत सारे वेपन्स इजराइल से खरीदने शुरू किए, स्पेशली बराक मिसाइल सिस्टम जो कि एक नेवल मिसाइल थी, यानी कि ज़्यादातर शिप्स में उसको यूज़ किया जाता था। तो भारत के जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े शिप्स थे, जैसे कि INS विक्रमादित्य है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसी तरह INS विक्रांत हुआ करता था, वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसको हमने कुछ सालों पहले डिकमीशन कर दिया, उस पर भी हमने इस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया था। तो जो बड़े और इंपॉर्टेंट फ्रिगेट्स थे, शिप्स थे, वहाँ पर हम इस मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय हमने किया था। इसकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए भारत सरकार और इजराइल ने इस सेक्टर के अंदर कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ पर MOU साइन किए और लगभग 30,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट
भारत में डीआरडीओ ने और इजराइल की आईएआई ने यहाँ पर कंडक्ट किया, जिसके तहत इस मिसाइल सिस्टम को थोड़ा सा डेवलप करके यहाँ पर बराक 8 मिसाइल सिस्टम बनाया गया, जिसमें 2 वेरिएंट थे, एक लैंड बेस्ड वेरिएंट था और एक नेवल वेरिएंट था। इस मिसाइल सिस्टम के अंदर कई सारे नए फीचर्स को भी इंटीग्रेट किया गया था, जैसे कि ये 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता था। इसके अलावा इसमें फुल्ली डिजिटल फेज्ड एरे रेडार को इंटीग्रेट किया गया था। यहाँ पर जीपीएस एस बैंड का 2-वे डेटा लिंक इंटीग्रेट किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर स्मोकलेस ड्यूल पल्स प्रोपल्शन रॉकेट सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया था। यहाँ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल भी था और इसके अलावा ये वर्टिकली लॉन्च जो है मिसाइल सिस्टम था। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नई चीजें इंटीग्रेट की गई थी जो कि इसको हाईली लीथल बनाती थी। इसके अलावा अगर इसके अदर फीचर्स की बात की जाए तो इसकी लेंथ लगभग 4.5 मीटर की है। इसका जो टोटल वेट है वो 275 किलोग्राम का है, जिसमें 60 किलोग्राम का इसका वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसमें मार्क 2 से लेकर के मार्क 3 की इसकी स्पीड है। इसमें लगभग 16 से 20 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है, यानी कि कितनी हाइट तक के ऑब्जेक्ट को हिट कर सकती है, तो वो 16 से 20 किलोमीटर के हाइट तक ये मिसाइल किसी टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा अगर इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो इसके शुरुआती जो वर्जन्स थे उनकी ऑपरेशन रेंज थोड़ी सी कम थी, जैसे कि शुरुआत का जो उसका इनिशियल वर्जन था उसकी जो ऑपरेशन रेंज थी वो 0.5 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर की थी। बाद में इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया जो कि 0.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हो गई और इसके बाद इसका एक अनदर वर्जन रिलीज किया गया जिसको बराक 8 ईआर बोलते हैं। ईआर मतलब एक्सटेंडेड रेंज। तो इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज हुई वो लगभग 150 किलोमीटर की बाद में कर दी गई। इसके अलावा इसके इंजन की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के अंदर इंडियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ स्मोकलेस ड्यूल पल्स रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, जो कि 2 वर्जन्स में आता है, जिसमें पहला सिंगल स्टेज का रॉकेट है और यहाँ पर एक डबल स्टेज का रॉकेट भी है। तो जो डबल स्टेज का रॉकेट है वो नॉर्मली जो एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल है, जैसे कि बराक 8 ईआर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बराक मिसाइल सिस्टम है ये काफी ज्यादा लीथल, काफी ज्यादा इफेक्टिव है और ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जहां पर एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, एक फुली एडवांस डिजिटल फेज्ड एरे रेडार है, इसके अलावा इसके अंदर मोबाइल लॉन्चर है और यहां पर हाईली इफेक्टिव इंटरसेप्टर्स हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी अटैच किया गया है। तो इस पूरे सिस्टम को इसीलिए वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लीथल माना जाता है। कई सारे देशों को इसको इजराइल ने सेल किया है, इजराइल की नेवी इसको यूज करती है। इसके अलावा इजराइल ने इस मिसाइल सिस्टम को अजरबैजान की एयरफोर्स को भी सेल किया है, जिसने इसको अर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर जो कि 2020 में हुई थी वहां पर इस्तेमाल भी किया था। इन सब के अलावा कोलंबिया, मोरक्को, इन देशों ने भी इस सिस्टम को परचेज किया है। यहाँ पर कई सारे कंट्रीज भी हैं जो कि इसमें इंटरेस्ट भी दिखा रही हैं काफी लंबे समय से, जैसे कि जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, सऊदी अरेबिया ने इसको लेकर के इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा यूएई ने और वियतनाम ने भी इस सिस्टम को परचेज करने के लिए इजराइल को कांटेक्ट किया है। यहाँ पर इंडिया भी इस सिस्टम को कोशिश कर रहा है कि वो अर्मेनिया को इस सिस्टम को बेचे और यहाँ पर बहुत सारी बातें अर्मेनिया और इंडिया के बीच में इस सिस्टम को लेकर के पिछले कुछ दिनों में हुई भी हैं। तो कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम न सिर्फ दोनों देशों की आर्मी यूज कर रही है, बल्कि ये मिसाइल सिस्टम इस समय बहुत ज्यादा डिमांड में भी है। अब अगर हमारी तीनों फोर्सेस की बात की जाए तो हमारी नेवी ने तो इसको यूज करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेजल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स पर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। 2019 में आर्मी और नेवी ने भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज करने के लिए $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स यहां पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 9 स्क्वाड्रन्स को रेज करना चाहता है और यहां पर इन 9 स्क्वाड्रन्स के अंदर लगभग 24 इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बैटरी होने वाली हैं और यहां पर 2000 से ज्यादा बराक मिसाइल जो है वो इन 24 बैटरी के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी। और एयरफोर्स ने इसको बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर भी दिया है, जैसे कि एयरफोर्स ने इसको ऑलरेडी आदमपुर एयरफोर्स बेस जो कि पंजाब के जलंधर में है वहां पर डिप्लॉय कर दिया है और ये जगह पाकिस्तान बॉर्डर से जस्ट 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर एयरफोर्स बेस वही जगह है जहां पर MiG-29 UPG जैसे फ्रंटलाइन फाइटर्स भी हैं और 2021 में यहां पर S-400 को भी डिप्लॉय किया गया था, सो दैट चाइना और पाकिस्तान दोनों के जो नॉर्थ साइड से आने वाले थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके।
इसी तरह आर्मी ने भी इसकी पहली रेजिमेंट को ऑलरेडी रेस कर दिया है और ये रेजिमेंट रेस की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना की तरफ से आने वाले थ्रेट्स हैं, स्पेशली जो एरियल थ्रेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सिस्टम को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जितनी भी जगह पर इसको डिप्लॉय किया गया है वो ज़्यादातर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं या फिर बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, वॉरशिप्स हैं। तो इसी से पता चलता है कि इस सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बनता है। भारत इजराइल के साथ मिलकर के इस तरह के सिस्टम को फर्दर डेवलप कर सकता है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी बहुत तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है भारत उन पे काम कर रहा है और भारत को और तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत यहां पर लगातार है। बट भारत इजराइल के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, इस बात के चांसेस यहां बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है MRSAM प्रोजेक्ट में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। वो एक तरह का आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है भारत आने वाले टाइम में इजराइल के साथ या तो कोई कोलैबोरेशन करे ही नहीं, और अगर करता भी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर लगाने वाला है। अब आप सोचेंगे कि इजराइल ने ऐसा किया क्या है कि भारत आने वाले टाइम में उसके साथ कोलैबोरेशन की जो संभावना है उससे ही डिनाई करता है। सो बेसिकली इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो ड्यूल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी थी वो भारत की इस्तेमाल की गई थी, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इजराइल ने अपने यहाँ पर इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट डेवलप किया, जहां पर इजराइल ने न सिर्फ इसके अंदर जो भारत की ड्यूल पल्स टेक्नोलॉजी थी उसको इजरायलियन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंजेस किए गए और बाद में इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को कई सारे देशों को बेचा भी गया। अब यहाँ पर एक तो भारत की टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने से भारत इसकी सप्लाई चेन से पूरी तरह बाहर हो गया। दूसरा, यहां पर जो भी एक्सपोर्ट किया गया उसको लेकर के भारत को किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही भारत से किसी तरह का अप्रूवल लिया गया। तो एक तरह से ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो कोलैबोरेशन था जिसमें 30,000 करोड़ रुपए दोनों देशों के खर्च हुए थे, वहां पर भारत को कुछ हद तक इजराइल ने एक तरह से एक्सप्लॉइट किया है और इसी वजह से भारत फर्दर इसके किसी भी कोलैबोरेशन को जो है आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। भारत का जो DRDO है वो भी अपने लेवल पर एक इसी तरह का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले दिनों में S-400 के साथ मिलकर के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। एट लास्ट भारत इजराइल के इस प्रपोजल पे क्या फैसला लेता है ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा, बट भारत सरकार के कुछ एक फैसले जो कि पिछले सालों में लिए गए हैं उनसे ये जरूर पता चलता है कि भारत अब अपने हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि भारत ने जिस तरह से सुखोई 57 प्रोग्राम से अपने आप को अलग किया, ये दर्शाता है कि भारत किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी कोलैबोरेशन को आंख बंद करके नहीं करेगा। वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर ऊपर रखेगा, चाहे वो फ्रेंड कंट्री कितनी ही फ्रेंडली कंट्री क्यों ना हो, उसके साथ हमारे कितने ही घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, बट भारत अपने हितों को यहाँ पर हर बार ऊपर जरूर रखेगा। और भारत अपने जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाने का जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको लेकर के चलते हुए भारत आने वाले दिनों में डिफेंस के जो इक्विपमेंट है उनको बाहर से परचेज करेगा। इस बात की संभावना, या फिर बाहर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, इस बात की संभावना थोड़ी कम है, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां पर ऑलरेडी हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, रॉकेट टेक्नोलॉजी, इसमें भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और भारत यहां पर अपनी खुद के इंडिजिनियस लेवल पर इस तरह के सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है। अब इस सेशन को आज हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होते हैं इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।